हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम कॉस्ट अकाउंट का जो फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन, उसका नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको नेचर या कैरेक्टरिस्टिक जिनको बोलते हैं वो मैंने आपको करा दिया है। फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट इज रिलेटेड टू इट्स कॉज। कॉस्ट इज़ रिलेटेड टू इट्स कॉज, यानी कॉज जो है कहीं ना कहीं किसी पॉसिबिलिटी या आप कह सकते हैं किसी भी पॉसिबल कॉज से रिलेटेड है, किसी कारण से रिलेटेड है। अगर उसका कारण होगा तो ही वो कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज उस कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे कि रेंट ऑफ द फैक्ट्री कैन नॉट बी चार्ज एज ऑफिस एक्सपेंसेस। जो फैक्ट्री का रेंट होता है वो फैक्ट्री एक्सपेंस के अंदर चार्ज होगा, ना कि ऑफिस एक्सपेंस के अंदर। और अगर इसी तरह से रिपेयरिंग चार्जेस जो हैं मशीन के, वो किसी दूसरी मशीन के रिपेयरिंग चार्जेस में ऐड नहीं करेंगे, यानी उस पर चार्ज नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर हम फोरमैन की सैलरी की बात करें तो वो भी किसी एक सिंगल यूनिट पर चार्ज नहीं की जाएगी अगर वो फोरमैन एक से ज़्यादा यूनिट्स को देख रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास दो मशीनरीज हैं, एक मशीनरी है 1, एक मशीनरी है 2। ठीक है, 1 मशीनरी के मैंने रिपेयर कराया। अब क्या मैं फर्स्ट जो मशीनरी का रिपेयर कराया है उसके जो भी एक्सपेंस लगे हैं क्या मैं दूसरी मशीन पर चार्ज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। इसी तरह से फोरमैन जो है वो क्या कितने डिपार्टमेंट देख रहा है? मान लो 4 डिपार्टमेंट देख रहा है, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट एंड डी डिपार्टमेंट। क्या मैं सीधा सी डिपार्टमेंट पर सारी फोरमैन की सैलरी चार्ज कर सकती हूँ? नहीं। इसका अपोर्शन किया जाएगा चारों डिपार्टमेंट में, जिस जिस तरह से उन्होंने काम किया होगा, जितने घंटे लगाए होंगे या जिस भी बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं उस बेसिस पर इसका अपोर्शन करेंगे। यानी किसी भी तरह से किसी एक कॉस्ट को किसी दूसरे कॉस्ट के ऊपर चार्ज नहीं किया जाता। और अगर बहुत सारी कॉस्ट हैं जिनका अपोर्शन करना होगा तो वो अपोर्शन भी किया जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट इज चार्ज आफ्टर इट्स इनकर्ड। कॉस्ट तभी चार्ज होगी जब इनकर हुई होगी, यानी एक्चुअल में जब कॉस्ट आएगी तभी उसको चार्ज किया जाएगा उस पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर पर या फिर उस पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट पर। फॉर इंस्टेंस, नॉर्मल लॉस और वेस्टेज इज टू बी बोर्न बाय द यूनिट्स ऑफ विच इट इज अ लॉस और वेस्टेज। सच अ लॉस इज नॉट इम्पोज्ड ऑन दोज यूनिट्स विच आर येट टू पास द पॉइंट ऑफ लॉस। यानी कि ये जो लॉस है ये लॉस उन्हीं यूनिट्स पर बॉर्न किया जाएगा जिन यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी अदर यूनिट पर इसका बॉर्न नहीं होगा। यानी वो वाली यूनिट्स जिनका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसकी प्रोडक्शन से वेस्टेज नहीं निकली है, उस यूनिट पर ये जो है चार्ज नहीं किया जाएगा, वो यूनिट्स इसको बॉर्न नहीं करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है एबनॉर्मल कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्टिंग। कॉस्टिंग से जो एबनॉर्मल कॉस्ट होती हैं वो बिल्कुल हटा दी जाती हैं। जैसे एबनॉर्मल कॉस्ट में क्या क्या आता है? अगर फायर लग गई, थ्रेट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये सारी क्या होती हैं? एबनॉर्मल कॉस्ट होती हैं, जिनके लिए जो फर्म है उनके हाथ में इसका कंट्रोल नहीं होता। एक तरीके से नॉर्मल लॉस जो है वो तो होना ही होना है, थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती है फर्म, लेकिन एबनॉर्मल कॉस्ट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कोई अर्थक्वेक आ गया, उस टाइम पर कोई नुकसान हो गया, ये सारी क्या हैं? एबनॉर्मल कॉस्ट हैं। तो ये जो कॉस्ट होती हैं कॉस्टिंग में इंक्लूड नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो कॉस्ट होती हैं ये प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होती है, तो इस वजह से इनको इंक्लूडेड नहीं किया जाता, या कह सकते हो चार्ज नहीं किया जाता किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस पर या किसी भी यूनिट के प्रोडक्शन पर। ठीक है, दिस कॉस्ट इज नॉट चार्ज टू प्रोडक्शन एज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन पार्ट। प्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए प्रोडक्शन पर तो चार्ज होगी ही नहीं। एंड आर नॉट चार्ज टू कॉस्टिंग, इसलिए कॉस्टिंग में ये चार्ज नहीं की जाती हैं। नेक्स्ट है पास्ट कॉस्ट आर नॉट चार्ज टू फ्यूचर पीरियड्स। जो पास्ट की कॉस्ट है वो फ्यूचर पीरियड में चार्ज नहीं की जाएंगी। पास्ट कॉस्ट इज सच द बेनिफिट ऑफ विच इज टू अक्रू इन अ फ्यूचर पीरियड ऑल्सो। देखो क्या बोलना चाह रहा है वो। फॉर इंस्टेंस, इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कौन से एक्सपेंस होते हैं? हमारे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, जिसको आज मैंने बियर तो किया है लेकिन उसका जो बेनिफिट है मुझे काफ़ी समय, फ्यूचर के काफ़ी समय तक मिलेगा। मान लो मैंने आज एक्सपेंडिचर किसी भी
एडवर्टाइजमेंट पर किया है उसका जो बेनिफिट है वो मुझे अगले 5 साल तक मिलेगा। तो इट इज़ नॉट अ पास्ट कॉस्ट, ये तो पास्ट कॉस्ट ही नहीं है। तो ये जो है जब जब इसका बेनिफिट मिलेगा उस पीरियड में चार्ज की जाएगी। ठीक है, वैसे तो कहते हैं कि चार्ज नहीं होती है फ्यूचर पीरियड्स में, लेकिन ये पास्ट कॉस्ट नहीं है क्योंकि इसका जो बेनिफिट है आगे मुझे मिलेगा। ठीक है, जिस भी कॉस्ट का बेनिफिट आगे मिलेगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हैं, तो उनकी जो कॉस्ट होती है वो उसी पीरियड में दिखाई जाएगी जिस पीरियड में बेनिफिट रिसीव्ड होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म हैज़ नो प्लेस इन कॉस्टिंग। कंजर्वेटिज्म का जो प्रोसेस है या कॉन्सेप्ट है वो इस कॉस्टिंग में नहीं है। द क्लोजिंग स्टॉक इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेसर। ये तो आपको पता ही है। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक देखें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे देखते हो, जो भी कॉस्ट प्राइस है या फिर मार्केट प्राइस है, जो भी कम होता है उसी को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख देते हैं। लेकिन कॉस्टिंग के अंदर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है या क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो कॉस्ट पर ही आती है हमेशा। ठीक है, उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल। जो कॉस्ट लेजर्स हैं या अदर कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स हैं वो डबल एंट्री प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, आर केप्ट ऑन द डबल एंट्री प्रिंसिपल। कॉस्टिंग रिक्वायर ग्रेटर यूज ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट शीट का ज़्यादा यूज़ होता है, कॉस्ट स्टेटमेंट का यूज़ होता है फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट असर्टेनमेंट। कॉस्ट को डिटरमाइन करने के पर्पस के लिए कॉस्ट शीट बनाई जाती है, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाई जाती है, और कॉस्ट कंट्रोल एंड गाइडेंस टू मैनेजमेंट। और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी कॉस्ट शीट बनाई जाती है और कॉस्ट स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसकी वजह से गाइडेंस मिलती है मैनेजमेंट को कि वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकें और जैसे कंपेयर भी करते हैं जो मैनेजमेंट होती है कि किस तरह से हम नेसेसरी और एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है कॉस्ट असर्टेनमेंट। फंक्शंस हैं, फंक्शंस का हमेशा ध्यान रखना, आपने सीरीज वाइज ही लेकर चलना है। ठीक है, कॉस्ट असर्टेनमेंट यानी सबसे पहला मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो ये होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हर एक यूनिट की, यानी पर यूनिट की या पर जॉब की या पर ऑपरेशन की, या फिर हम कह सकते हैं पर प्रोसेस, पर डिपार्टमेंट या कोई पर सर्विस की, उसको डिटरमाइन करना। ठीक है, और ये जो टेक्निक होती है कॉस्ट को जानने की उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग। टू डिटरमाइन कॉस्ट, कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं आर एक्यूमुलेटेड, एक साथ एक्यूमुलेट किए जाते हैं, उनको क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड एनालाइज, और उनको फिर एनालाइज किया जाता है। फिर उसके बाद इट नॉट ओनली डिटरमाइंस द कॉस्ट एट कंप्लीशन स्टेज। ये जो है कंप्लीशन स्टेज पर कॉस्ट नहीं बताता, बट ऑल्सो डिटरमाइंस कॉस्ट एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के जो वेरियस स्टेजेस होते हैं उस पर भी ये जो है कॉस्ट बताता रहता है कि कितनी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, ये अगर हम प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको हर एक प्रोसेस की बात पता चलेगी। मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मैं मान रही हूँ प्रोडक्ट ए है, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट ए है ये 4 प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है, अब 4 प्रोसेस से जब वो गुजर रहा है तो क्या करते हैं प्रोसेस अकाउंटिंग में या प्रोसेस कॉस्टिंग में, प्रोसेस कॉस्टिंग में फर्स्ट वाला जो होगा उसका अकाउंट बनाएंगे अलग, सेकंड वाले का अलग अकाउंट बनेगा, थर्ड वाले का अलग अकाउंट बनेगा और फोर्थ वाले का अलग अकाउंट बनेगा। तो यानी डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं और डिफरेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉस्ट निकालते हैं। ये वाली यहाँ पे जो इसका क्लोजिंग स्टॉक होता है या आप कह सकते हैं जो भी बाद में स्टॉक निकल कर आएगा या जो बैलेंस निकल कर आएगा वो बैलेंस कहाँ जाता है, सेकेंड अकाउंट के अंदर। इस वाले का जो बैलेंस निकल कर आता है वो जाता है थर्ड अकाउंट के अंदर। इस वाले का जो निकल कर आता है वो फोर्थ में जाता है और फोर्थ में हमेशा क्या बाहर निकल कर आता है, हमारा फिनिश्ड स्टॉक। ठीक है, हमेशा लास्ट अकाउंट के अंदर फिनिश स्टॉक निकल कर आता है, बाकी हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो बैलेंस इधर इधर आगे आगे प्रोसेस में जाता है। ठीक है, इससे हमें हर एक प्रोसेस की
जो है कॉस्ट पता लग जाती है। ठीक है, यानी कि कंप्लीशन स्टेज पर ही कॉस्ट नहीं बताता। ये तो कंप्लीशन स्टेज है, सिर्फ कंप्लीशन स्टेज पर कॉस्ट नहीं बताता, स्टार्टिंग से लेकर जितनी भी स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हो रही हैं उसमें ये कॉस्ट डिटरमाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है कॉस्ट कंट्रोल का। कॉस्ट कंट्रोल क्या है? टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ कॉस्ट सेंटर्स, द वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स आर टू बी केयरफुली स्टडीड। अगर हमें एफिशिएंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की या कॉस्ट सेंटर की उसको चेक करना है, उसको मेजर करना है, तो बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, बहुत सारे ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पर। जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, हम लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो बहुत सारे वेरियस ऑपरेशंस होते हैं जो कि उसके अंदर जुड़े हुए होते हैं और उनको केयरफुली स्टडी करना होगा। बजट्स और स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, और उन बजट्स और स्टैंडर्ड जो प्रिपेयर किए हुए हैं उनको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना होगा। फिर अगर कंपैरिजन में किसी भी तरह का डेविएशन आता है तो नेसेसरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। और इससे क्या होता है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ये भी पता चल जाता है कि जो कॉस्ट है वो क्या विद इन कंट्रोल है या नहीं। अगर वो विद इन कंट्रोल है, इट्स ओके, और भी अच्छे बेस्ट ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हैं कि और भी हम इसको अपने कंट्रोल में कर सकें। लेकिन अगर नहीं है तो हमें ये देखना है कि क्या रीज़न है, किस वजह से ऐसा नहीं है, हमारे कॉस्ट जो है हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है, ज़्यादा कॉस्ट क्यों बियर की जा रही है, तो उसका कोई ना कोई एक नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन रेफर्स टू रियल और जेन्युइन सेविंग्स थ्रू परमानेंट रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज विदाउट इम्पेयरिंग द क्वालिटी। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कि एक जेन्युइन और परमानेंट हम लोग सेविंग करना स्टार्ट कर दें, यानी कि कॉस्ट में इतना पार्ट रिड्यूस कर दें कि परमानेंट हमारी सेविंग हो, एक जेन्युइन और रियल सेविंग हो, लेकिन उस प्रोडक्ट या उस सर्विसेज की किसी भी तरह से क्वालिटी पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इन कॉम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशंस, अगर हम कॉम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशन की बात करें, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है टू लुक आउट फॉर एक्टिविटीज़ and search for new technology for research and development activities that can reduce the cost of a product। यानी कि ये बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सारी एक्टिविटीज़ को देखें और नई नई टेक्नोलॉजी को सर्च करें जो कि आजकल चल रही होंगी। ठीक है, न्यू मॉडर्न टेक्निक्स वगैरह, तो उनको देखें जिसकी वजह से वो अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट को। ठीक है, कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अटेनेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द एरियाज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। कॉस्ट रिडक्शन भी क्या हो गया है, आजकल अटेनेबल हो गया है, सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर लेती हैं। द एरिया कवर्ड फॉर कॉस्ट रिडक्शन आर, किस किस एरिया में आप कॉस्ट रिडक्शन को प्रेफर कर सकते हैं? लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोडक्शन मेथड्स, रिडक्शन इन वेस्टेज। ठीक है, रिडक्शन इन वेस्टेज एसेट्रा। नेक्स्ट है असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी को असर्टेन करना। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कितनी कैपेसिटी है एक ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रॉफिट को मेक कर सकती है, उसको हम प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं कह सकते, आप इसको ये कहेंगे कि कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, इट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू असर्टेन द प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्ट है। The capacity to make profit is planned and compare it with the actual profits earned, and difference is analyzed, and then efforts are made to earn the maximum profits are as per capacity। अब इसमें क्या करते हैं, वही बात, एक तरीके से स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि पहले से ही प्रॉफिट प्लान कर देते हैं कि हमारी कैपेसिटी के हिसाब से इतना प्रॉफिट हमने अर्न करना है। फिर जो भी एक्चुअल प्रॉफिट आएगा उसके साथ कंपेयर करेंगे, अगर किसी भी तरह का डिफरेंस आता है तो उसको एनालाइज करेंगे। नेगेटिव डिफरेंस आता है, पॉजिटिव डिफरेंस है, इट्स ओके, अच्छी बात है। वो तो प्रॉफिट मैंने सोचा था 10,000 हो जाएगा, लेकिन मेरे को तो प्रॉफिट 12,000 हो गया, पॉजिटिव डिफरेंस है, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नेगेटिव डिफरेंस आ जाता है, 8,000 का प्रॉफिट हो जाता है मुझे, तो उस केस में एनालाइज किया जाएगा और एफर्ट्स लगाए जाएंगे कि कितना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जा सके एज पर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना। द सप्लाई प्राइस या फिर टेंडर प्राइस जो होता है प्रोडक्ट का, डिपेंड करता है कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है प्लस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कितना है, उसी को तो सेलिंग प्राइस कहेंगे। क्या कोई भी पर्सन जो प्रोडक्शन कर रहा है, मान लो उसका जो प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ वो 10 रुपये में बनकर तैयार हुआ,
क्या वो 10 रुपये में ही आगे सेल कर देगा? नहीं, वो प्रोडक्ट बना क्यों रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो वो क्या करता है, उसमें एक प्रॉफिट का मार्जिन ऐड करता है, उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कि सेलिंग प्राइस एक्चुअल में कितना होना चाहिए, कितना मैं प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूँ। ठीक है, विच द बिजनेसमैन वॉन्ट्स टू मेक डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब ये किस पर डिपेंड होगा? अब मान लो 10 रुपये का प्रोडक्ट बनकर आया, उसका कॉस्ट टाइप प्रोडक्ट की, उसने डायरेक्टली 10 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन रख दिया, उस प्रोडक्ट को 20 रुपये का कर दिया, लेकिन मार्केट में डिमांड जो है वो है 15 रुपये पर प्रोडक्ट की, उसको तो लॉस हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो डिमांड और सप्लाई के बेस पर भी क्या करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। तो जो फैक्टर्स होते हैं जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं, वो कौन से फैक्टर्स होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपोजिशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट अकाउंटिंग ही जो टोटल कॉस्ट का जो कंपोजिशन है ये प्रोवाइड करता है, इसके बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है, पर यूनिट कॉस्ट के बारे में बताता है, जिसकी वजह से जो है सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अ बेसिस फॉर, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो बेसिस प्रोवाइड करती है किसके लिए? बिजनेस पॉलिसी बनाने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। जो ग्रॉस प्रॉफिट एनालिसिस एंड द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स एंड डिफरेंशियल कॉस्टिंग मेथड्स एक्सेट्रा, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को प्रॉफिट प्लानिंग के अंदर एंड इन डिसाइडिंग क्रूशल मैटर्स के लिए डिसाइड करने के लिए कि इन क्रूशल मैथड्स पर किस तरह से हम लोग रिएक्ट कर सकते हैं। लाइक सिलेक्शन ऑफ मोस्ट प्रॉफिटेबल सेल्स मिक्स, कौन सा ऐसा सेल्स मिक्स बनाएं जो कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। मान लो जैसे सेल्स मिक्स में क्या हो सकता है कि आप एडवर्टाइजिंग भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू भी भेज सकते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, तो कौन सा मेथड इस तरह से हम लोग अपनी सेल्स मिक्स बनाएं कि कौन सा मेथड यूज़ करें। उसके बाद है ये एडवर्टाइजिंग के मेथड्स हो गए। बाकी हम लोग ये भी कर सकते हैं कि उनको डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाए, रिबेट दे दी जाए, और फ्री ऑफ़र किस तरह से सिलेक्ट करें, ये सारा का सारा काम कौन करता है? जो मैनेजमेंट होती है वो करती है। तो वो ये सारे बेसिस प्रोवाइड कौन करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ अ प्रोडक्ट, मेक और बाय डिसीजन, यहाँ पर लिख लिए मेक और बाय डिसीजन। ठीक है, कि उस प्रोडक्ट को बनाएं या फिर उसको बाय करें, उस चीज़ को बनाएं या बाय करें, कौन सा ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, ये देखने के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग काम आती है। इसमें आप एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का, उसमें आपको समझ आएगा कि मेक और बाय डिसीजन कैसे लेना होता है। परचेज अ न्यू प्लांट और कंटिन्यूस विद द ओल्ड प्लांट एट द कॉस्ट ऑफ हैवी रिपेयर्स, यानी आपने ये भी देखना होगा, इस पर भी डिसीजन लेना होगा कि क्या हम एक नया प्लांट जो है वो परचेज करें या फिर उसी पुराने प्लांट को कंटिन्यू करें, उसका थोड़ा जो हैवी रिपेयर का जो खर्चा है वो करके उसी से कंटिन्यू करें। ये सारे के सारे जो क्रूशियल मैटर्स पर जो डिसीजंस होते हैं उसके लिए बेसिस कौन प्रोवाइड करता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है कंप्लायंस टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 209 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ द कंपनीज एक्ट हैज़ मेड इट कंपल्सरी फॉर 47 इंडस्ट्रीज़, 47 इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपल्सरी कर दिया गया है कि वो अपने कॉस्ट अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगी। बाकी वैसे जो बाकी कंपनीज़ हैं उनके लिए चॉइस है, बनाना चाहे बना सकती हैं, नहीं बनाना चाहे ना बनाएं, लेकिन 47 इंडस्ट्रीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिस दिया हुआ है कि उनके लिए कंपल्सरी है बनाने। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में क्या है? द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, यानी तभी कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाए जब वो इनकर्ड हो जाए। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है पोस्टमार्टम कॉस्ट। एज अंडर दिस मेथड जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड किए गए हैं ऑन द प्रोडक्शन फर्स्ट इनकर्ड, पहले वो इनकर होंगे उसके बाद ही उनको डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है? फर्स्ट एक स्टैंडर्ड फिक्स किया जाता है, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आती है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो होती है हमारी, उनको चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं। अगर उनमें कोई भी डिफरेंस आता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? वेरिएंस का नाम देते हैं। ठीक है, कोई भी डिफरेंस निकल कर आता है इसको कॉस्ट की भाषा में वेरिएंस का नाम देते हैं। एंड जो वेरिएंसेस होते हैं इनको एनालाइज किया जाता है, इनके कॉज फाइंड किए जाते हैं, कारण देखे जाते हैं कि किस वजह से ये वेरिएंस आया है।
और पॉइंट आउट किया जाती है वो लोकेशन या वो कॉस्ट सेंटर जिसकी वजह से ये वेरिएंस आया है। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी वजह से टू असर्टेन द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम जो वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है उनको चेंज कर दें या फिर टाइप ऑफ आउटपुट को चेंज कर दें तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, द फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज विच डू नॉट चेंज बट रिमेन द सेम। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग में ही चल रहा है ये पॉइंट। इसमें बोला है कि फिक्स्ड कॉस्ट तो वो कॉस्ट होती हैं जो कि चेंज नहीं होती हैं, हमेशा सेम रहती हैं विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। जैसे भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के इंक्रीज डिक्रीज होने के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, उसी तरह से प्रोपोर्शनेटली। ठीक है, फिर है डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग में क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सच एज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं उन कॉस्ट के जो कि चार्ज किए जाते हैं डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट। ये जो टेक्निक होती है एक तरीके से सिमिलर होती है मार्जिनल कॉस्टिंग से, except that some fixed cost could be considered to be the direct cost in appropriate circumstances। इसमें एक ये बात है जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं थी। इसमें क्या होता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो समटाइम्स डायरेक्ट कॉस्ट की तरह कंसिडर की जाती है कुछ अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या है, ये जो है एक ट्रेडिशनल टेक्निक है और बिल्कुल अपोजिट है मार्जिनल और डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर। यहाँ पर दोनों कॉस्ट को सेम मैनर में चार्ज किया जाता है, चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट है चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। व्हेन सेवरल सिमिलर अंडरटेकिंग्स जॉइन टुगेदर टू अडॉप्ट अ कॉमन अप्रोच टू कॉस्टिंग प्रॉब्लम्स, यानी जब सेवरल अंडरटेकिंग्स एक साथ मिल जाएं और एक कॉमन अप्रोच ले अडॉप्ट करें उन कॉस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। देन दे अडॉप्ट द सेम मेथड ऑफ कॉस्टिंग। इसका मतलब है ये सेम मेथड ही कॉस्टिंग का अडॉप्ट करेंगे, सेम सेट्स ऑफ बुक्स ही इनके बनेंगे इन ऑर्डर टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ वन विद द अनदर, यानी इनके जो परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर की जा सके। तो यानी इनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं यानी कॉस्टिंग अकाउंटिंग जो होगी इनकी वो भी सेम मैनर में ही बनाई जाएगी कि कंपैरिजन आसान हो सके। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मेथड्स रेफर्स टू द मेथड ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विसेज स्टैंडर्ड। यानी कॉस्टिंग मेथड्स का मतलब क्या है कि वो मेथड जिससे आप अपनी कॉस्ट जान सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट जो भी आपने मैन्युफैक्चर किया है या कोई भी सर्विसेज रेंडर की हैं। दो मेथड है मेनली, पहला है स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है उन बिजनेस कंसर्न्स के द्वारा विच टेक ऑन एनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में वो काम कर रही है या फिर किसी भी तरह की सर्विसेज रेंडर कर रही है उन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स को ऑन रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, क्या बात है इसमें, जैसे मान लो मैं एक बिज़नेस रन कर रही हूँ। ठीक है, मान लो एरोप्लेन का बिज़नेस है। ठीक है, अब अगर मुझे कोई भी एक स्पेसिफिक ऑर्डर देगा तभी मैं उसको मैन्युफैक्चर करूँगी, अदरवाइज़ मैं मैन्युफैक्चर नहीं करूँगी। जैसे मुझे ऑर्डर आएगा, जिस तरह से मुझे स्पेसिफिक ऑर्डर मिलेगा, जैसे ही कस्टमर का मेरे पास रिसिप्ट आएगा तभी मैं उसको मैन्युफैक्चर करूँगी। तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड। इसमें मेनली 4 मेथड्स हैं, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग। अब इसको याद करने का, 4 मेथड्स को याद करने का नॉर्मल सा है JCBT। ठीक है, ये 3 बातें याद रखो, JCBT प्लस इनके नाम, आपको चारों मेथड याद रहेंगे। ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा बनाया हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रख लेना। तो पहला हमारे पास जो है जॉब कॉस्टिंग है। जॉब कॉस्टिंग क्या है, एक ऐसा सिस्टम होता है कॉस्टिंग का इन विच कॉस्ट जो है असर्टेन की जाती है इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक जॉब या फिर स्पेसिफिक ऑर्डर आता है तब, विच आर नॉट कंपेरेबल
विद ईच अदर एंड आर नॉट रिपीटेटिव इन नेचर, यानी वो कंपेरेबल भी नहीं होती है एक दूसरे के, और बार बार नेचर में यानी बार बार रिपीट नहीं होती है, रिपीटेटिव इन नेचर नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। इसकी सुटेबिलिटी कहाँ पर है? जहाँ पर वर्क जो है अंडरटेक किया जा रहा है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कस्टमर की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तब जाकर इस काम को किया जा रहा है, तब वहाँ पर ये सुटेबल है जॉब कॉस्टिंग मेथड। ऑर्डर इज़ कंपेरेटिवली ऑफ शॉर्टर टाइम पीरियड, ऑर्डर जो होगा वो छोटे टाइम पीरियड के लिए होगा। फिर नेक्स्ट है वर्क इज़ कैरिड आउट विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइजेस, विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइजेस, जो काम होगा वो फैक्ट्री प्रीमाइजेस के अंदर ही किया जाएगा या फिर आउटसाइड प्रीमाइजेस के अंदर किया जाएगा, डिपेंड होता है कि किस तरह का जॉब है। एग्जांपल है इसके प्लम्बिंग जॉब हो गया, फिटिंग जॉब हो गया, एक्सेट्रा। जॉब कॉस्टिंग जो है वहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है जहाँ पर यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर इज़ वन एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ, यानी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है वो सिर्फ एक ही होगी और अपने में ही पूरी कंप्लीट होगी। इसके अंदर प्रिंटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड टूल मैन्युफैक्चरर्स भी इंक्लूड होते हैं। इन जॉब कॉस्टिंग द क्वांटिटी टू प्रोड्यूस एंड रिक्वायरमेंट इज फर्स्ट एस्टिमेटेड, पहले यहाँ पर क्या किया जाएगा, उनसे स्पेसिफिक सारी रिक्वायरमेंट ली जाएंगी कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है, इन सबको देखा जाएगा। देन द एक्सपेंसेस आर डिटरमाइन, तब उसके बाद एक्सपेंस डिटरमाइन किए जाएंगे कि किस तरह से नेचर है जॉब का, या फिर क्या साइज़ है, या फिर किस तरह की स्पेसिफिकेशन है जॉब की। ठीक है, पहले यहाँ पर आप क्वांटिटी डिटरमाइन करोगे, साथ ही साथ रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करोगे, उसके बाद एक्सपेंसेस को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जो कि अप्लाई होता है वेयर वर्क इज़ एग्जीक्यूटेड अंडर द कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। मीन्स यहाँ पर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लग जाता है, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन लग जाती है। दिस इज़ नोन एज टर्मिनल कॉस्टिंग, इसको हम टर्मिनल कॉस्टिंग भी कहते हैं। सिंस जो वर्क होता है आर टू बी कम्प्लीटेड विद इन स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड में ही कंप्लीट होना चाहिए एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की जिस भी तरह से टर्म्स होंगी और एग्रीमेंट होंगी बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी फॉर अ स्पेसिफाइड प्राइस, जितना भी प्राइस उनके बीच में डिसाइड हुआ होगा वो प्राइस उसको मिलेगा, और जो भी पीरियड होगा वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसी में ही लिखा हुआ होगा। ये जो मेथड है इज़ अप्लाइड इन अंडरटेकिंग वेयर दे कैरिड आउट कंस्ट्रक्शनल वर्क्स, जहाँ पर कंस्ट्रक्शनल वर्क्स होते हैं वहाँ पर इस मेथड को कैरिड आउट किया जाता है। ठीक है, अप्लाई किया जाता है। हाउस बिल्डिंग, शिप बिल्डिंग, सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सेट्रा। द कॉस्ट यूनिट इज़ वन, यहाँ पर कॉस्ट यूनिट एक ही होगी एंड कंप्लीट इन इटसेल्फ, वही बात है ये पूरा अपने में पूरी होगी, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल से ज़्यादा भी चल सकता है। यहाँ पर अगर डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो वो तो 1 साल से ज़्यादा चलेगा, कोई ब्रिज बनाना है तो वो भी 1 साल से ज़्यादा चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से कह सकते हैं कि लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। फिर नेक्स्ट है बैच कॉस्टिंग। इस मेथड के अंदर जो बैच होते हैं सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के इज ट्रीटेड एज अ जॉब, यानी जो बैच हैं सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के उनको हम जॉब की तरह ट्रीट करते हैं। जो यूनिट होती है कॉस्ट, द यूनिट ऑफ कॉस्ट इज़ अ बैच और ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, जो यूनिट होगी वो बैच या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगी। कॉस्ट आर कलेक्टेड एंड एनालाइज, जो कॉस्ट है वो कलेक्ट की जाएंगी और एनालाइज की जाएंगी अकॉर्डिंग टू बैच नंबर, और कॉस्ट को बैच वाइज ही असर्टेन किया जाएगा यानी कि डिटरमाइन किया जाएगा। फिर इन्होंने बोला ये जो मेथड है अप्लाइड किया जाता है जहाँ पर फार्मेचुअल इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड है या इंजेक्शंस वगैरह मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बैच वाइज, वहाँ पर ये सुटेबल है, मोस्टली वहाँ पर ही अप्लाई किया जाता है। फिर है टारगेट कॉस्टिंग। इस मेथड के अंदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ जॉब, जॉब के कमेंसमेंट से पहले जो कॉस्ट होता है वर्क का वो एस्टिमेट कर लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स की हेल्प से। दिस एस्टिमेटेड कॉस्ट, इस एस्टिमेटेड कॉस्ट को हम टारगेट कॉस्ट कहते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पे करता है एक सर्टेन परसेंटेज ऑन दिस कॉस्ट। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर एक परसेंटेज, परफेक्ट परसेंटेज जो है वही पे कर देता है एज अ कॉस्ट। ठीक है, ये जो मेथड है मेनली यूज़ किया जाता है जहाँ पर गवर्नमेंट का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो। क्लियर है, आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।